हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सा होता है। तो सोना होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि हम सोना को पीट पीट कर कागज से भी पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि एंटी मनी क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंटी मनी क्या है। तो एंटी मनी उपधातु है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उपधातु किसे कहते हैं, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। और एंटीमनी का संकेत क्या होता है, तो Sb होता है। और एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 51 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध सोना कैसा होता है, तो मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आभूषण कितने कैरेट सोना से बनाया जाता है। तो 22 कैरेट सोना से आभूषण बनाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो पारा पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कार्बन का अपरूप कौन है। तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और हीरा और ग्रेफाइट दोनों अधातु होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा चालक है। तो Ag यानी सिल्वर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिल्वर यानी चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 47 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरी में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये प्रबल अम्ल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे हम चाकू से काट सकते हैं।
तो लिथियम और सोडियम दोनों को हम चाकू से काट सकते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिथियम का संकेत क्या होता है, तो Li होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 होता है, इसे आपको याद रखना है। और सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन गैस लगभग 21% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है। और कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जल में यानी H2O में आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पे देखिए इनके परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें कार्बन के परमाणु 6 होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 12 होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु 6 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतल होता है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है, तो जो सोना होता है ये अम्लराज में घुलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लराज किससे मिलकर बना होता है, तो HNO3 और HCl से मिलकर बना होता है, जिसमें HCl 3 अनुपात में रहता है और HNO3 1 अनुपात में रहता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, तो जो किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हीलियम अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीलियम का संकेत क्या होता है, तो He होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 9 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न
प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसको उद्योगों की जननी माना जाता है, तो किसे उद्योगों की जननी माना जाता है, तो लोहा को माना जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस यानी गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का प्रमुख गैस कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एफी यानी लोहा का अयस्क है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये भी लोहा का अयस्क होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो जो कोयला है इसका जो भंडारण है ये सीमित है और ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा, और ये जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो पुनः हम कोयला को दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सा ईंधन है, तो ये अनवीकरणीय ईंधन है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है, तो इसमें जो कार्बन है ये अधातु होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है, तो CH4 यानी जो मीथेन है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है और जल का भी पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जो अधातु होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो कौन है, तो ग्रेफाइट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.4 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, तो ये तांबा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो मोजले ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। तो जो बॉक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, तो Al होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 13 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो जलासन के कारण से जमता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर होता है और जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो ये जमना शुरू हो जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य की प्रकाश में छोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो सिल्वर यानी चांदी प्राप्त होगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसको हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फास्फोरस को हम लोग कहाँ पे रखते हैं,
तो पानी में डुबा के रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका लेप लगाते हैं, तो जिंक का लेप लगाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जब हम जिंक का लेप लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न की कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे रसायन शास्त्र के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो हम अब आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें बस आपको लिख देना है ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा, तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट आपको देना है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा और गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे टिक किए कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है, तो ये सही हो है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लाने के लिए आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए रसखान की रचना काल किसके समय का है, तो ये किसके समय का है, तो ये है यहाँ पे देखिए जहांगीर के समय का। लेकिन हम जब औरंगजेब पे टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं और रोज़ रात 8 बजे एक PDF अपलोड होता है, तो आप लोग उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दबाना है और PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।